12वीं क्लास एनसीईआरटी की हिस्ट्री की हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं थीम नंबर 3 पे। इस पूरी किताब में जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, थीम्स में पूरे डिस्कशन को बांटा गया है। इस हिसाब से इसकी 3 किताबें बन जाती हैं और जिसमें अलग-अलग घटनाक्रम, अलग-अलग सिचुएशंस को, अलग-अलग हिस्ट्रियों को डील किया गया है। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंबाइन करके चल रहे हैं। आगे हम इसी तरीके से मिडिवल और मॉडर्न को भी पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर है, आज का थीम कहूँ मैं तो वो है किनशिप। किनशिप मतलब होता है रिश्ते नाते, मतलब जो आपका परिवार है, कजन्स हैं, नाना बुआ मामा चाची, ये सारी चीज़ें जो है ये किनशिप है। इसके साथ में हम बात करेंगे कास्ट की, कास्ट के बाद हम बात करेंगे क्लास की। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण है एक टाइम फ्रेम। हम 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा तक की बात करेंगे। बीच में क्राइस्ट का जन्म होगा 0 पे और उसकी इस तरफ की बात भी और इस तरफ की बात भी। मतलब आप देखिए लगभग हम 1200 साल की बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 1200 ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओवरव्यू में देखें हमें क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है टेक्सचुअल सोर्सेज का, कहाँ से हम टेक्सचुअल सोर्सेज को ले सकते हैं और उनको समझ के हम सोशल बिहेवियर के बारे में क्या जानेंगे, जो अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड है उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए इस किताब में और पर्टिकुलरली मैं इस चैप्टर में कहूँ तो असल में सीखने के लिए बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर महाभारत की चर्चा की गई है, जातक कथाओं की चर्चा की गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें एक सोसाइटी का वाइडर व्यू देने में, एक सोसाइटी की पिक्चर बनाने में मदद करता है ये चैप्टर। हमें पता चलेगा आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी, रूल्स ऑफ मैरिज, मैरिज के क्या रूल्स हुआ करते थे। हम चर्चा करेंगे 8 तरीके से मैरिज होती थी। फिर गोत्र सिस्टम क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, नॉन क्षत्रिय अगर राजा बन जाए, राजा अगर क्षत्रिय ना हो तो फिर क्या होता है। साथ में जाति के बारे में हम पढ़ेंगे और सोशल मोबिलिटी के बारे में भी हम समझेंगे। पहले आप जानते हैं वर्ण में 4 वर्ण में हम बटे हुए। जिस तरीके से ऋग्वेद के बाद से जैसे लेटर वैदिक पीरियड आता है और ये जो एक लूज सिस्टम था वर्ण का उसको रिजिडिफाई कर दिया जाता है। बाद में उस वर्ण के अंदर भी बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। आखिर ये गोत्र क्या चीज़ है इसके बारे में जानकारी लेंगे। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और उसके अलावा भी कोई आउटलुक हो सकता है क्या। यहाँ पर हम बात करें जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं उससे हमें सोशल बिहेवियर पता चलेगा अर्ली हिस्ट्री का। जैसे क्या क्या पता चलता है, हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि नॉर्म्स कैसे थे उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, सोशल सिचुएशंस क्या थी, सोशल सिचुएशंस और प्रैक्टिसेस कैसी हुआ करती थी। और इसके लिए यहाँ पर महाभारत एक इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल सोर्स हो जाता है। महाभारत उस समय की बात करता है जहाँ हमें महाजनपद के बारे में जानने मिलता है। यहाँ पर कुरु जो एक महाजनपद है उसकी बात करी जाती है। कहीं ना कहीं मानता हूँ ये कहानी है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट्स आपको झलकते दिखेंगे महाभारत में। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें देखने मिलेंगी, एक होता है नैरेटिव और दूसरा होता है डायडेटिक डायडेटिक। अब डायडेटिक क्या है और नैरेटिव क्या है इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सीधे हाथ पे देखें, इस पिक्चर की ब्यूटी को एनालाइज करें, एंजॉय करें। द टेराकोटा स्कल्पचर ये महाभारत को डिपिक्ट कर रहा है। वेस्ट बंगाल में ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था। तो ये टेराकोटा का है और इसकी इंटीग्रेसी को देखिए, बारीकियों को देखें आप तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा ये चीज़। बात करें महाभारत की तो आप सबने महाभारत पढ़ी है या महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उसका जो मेजर प्लॉट है उसके बारे में जानते हैं। जैसे लगभग ये जो ऐसी एपिक है जो सबसे बड़ी कविता कह सकते हैं, महाभारत जो है इट इज़ अ लार्जेस्ट पोएम जिसमें 1 लाख वर्सेस हैं। वर्सेस का मतलब होता है दोहे के प्रकार में जो लिखे जाते हैं। अब महाभारत जो है वो कंपोज कब करी गई थी, तो ऐसा माना जाता है लगभग 1000 साल में कंपोज हुई है। 500 बिफोर कॉमन एरा से 500 कॉमन एरा के बीच में, जिसमें सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस को डिपिक्ट किया जाता है। सेंट्रल स्टोरी क्या है ये भी आप जानते हैं कि 2 कजन्स थे। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो 2 कजन्स हैं यहाँ पर एक जगह धृतराष्ट्र है और एक जगह पांडु है। अब धृतराष्ट्र के जो बच्चे हुए और पांडु के जो बच्चे हुए, पांडु के पांडव, धृतराष्ट्र के कौरव, ये हो गए कजन्स। इनके बीच में लड़ाई होती है किस चीज़ के लिए, गद्दी के लिए, जो राजपाट है उसके लिए लड़ाई होती है।
और जब राजपाट के लिए लड़ाई होती है, उसके बाद का जो रिजल्ट आया वो आपको मालूम है कि जो पांडव थे वो जीत जाते इस लड़ाई को, दे वर विक्टोरियस एंड देन द थिंग्स चेंज्ड। अब इस टेक्स्ट में आपको इन दोनों की कहानियां तो मिलेंगी, लड़ाइयों के बारे में तो देखने मिलेगा, साथ में आपको नॉर्म्स देखने मिलते हैं, किस तरीके से अलग अलग सोशल रिलीजियस ग्रुप्स काम करते हैं, किस तरीके से उनका पूरा एक सिस्टम चलता है, किस तरीके से बिहेव करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें महाभारत से सीखने मिलती है। यहाँ पर गजब की बात यह है कि आप कहिए एक रिसर्चर हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, जिनको काम दिया जाता है इसी किताब को एनालाइज करने का। यहाँ इंडियन संस्कृतिस्ट जो है वीएस सुखथंकर, ये एक टीम बनाते हैं 1919 में, जो कि स्टडी करते हैं महाभारत को। यहाँ पर इनका क्या काम था, क्रिटिकल एडिशन तैयार करना था महाभारत का, और क्रिटिकल एडिशन जो तैयार होगा उसको तैयार करने में इनको लगभग 47 साल लग जाते हैं, और इसके अलावा 13,000 पेज के आसपास का ये एडिशन तैयार होता है। हालांकि हमें इस एडिशन से कोई राब्ता नहीं है, हमें इस एडिशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो हमें इस एडिशन को तैयार करने के तरीकों से थोड़ा सा मतलब है। जैसे इन्होंने, जब हम बात करें तो सारी किताबें, चाहे वो संस्कृत से, पाली से या फिर प्राकृत से उठाकर, जो भी महाभारत से संबंधित थी, हर भाषा की किताब को उठाकर इन्होंने अपना जो स्टडी कंपाइल की 47 ईयर्स में, उसको तैयार किया है। तो ये 47 ईयर का कंपाइलेशन वो स्टडी ही है। किस तरीके से जो फैमिलीज हैं कैसी होती थी महाभारत के समय में। आज भी आप देखें तो जो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का वो फैमिली है, भले फैमिली की साइज जो है वो छोटी हो गई। पहले के समय फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी, और ये आप भी मानेंगे कि जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। आप देखें अलग अलग मेंबर्स होंगे, अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स भी फैमिली के हिसाब से अलग होंगे। बस एक चीज़ है, खाना और रिसोर्सेज वो एक साथ शेयर करेंगे, रिचुअल्स जो है उसको वो साथ में परफॉर्म करते हैं। और अगर आप देखें तो जो भाई भतीजे हैं इन सबको मिला के ही पूरा परिवार बनता है, नाना बाबा चाचा दादी, इस तरीके से पूरा एक परिवार तैयार होता है। तो उसको किन फोक्स कहते हैं। किन मतलब होते हैं आपके रिश्तेदार, किथ एंड किन्स, ये एक शब्द है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, दे आर माई किथ एंड किन्स, मतलब वो मेरे भाई बंधु हैं। अब इससे कुछ टर्म्स की बात आती है, क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो इन टर्म्स के ऊपर सवाल पूछती है। मान के चलिए वो आपसे पूछ ले कुलपति क्या है, या फिर गृहपति क्या है, या फिर ब्रह्मदेय क्या है, इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। एंशंट से और मिडीवल से अगर आप प्रीलिम्स में कोई चीज़ एक्सपेक्ट करें तो वो आपसे एक्सपेक्ट करें टर्म्स, इसी तरीके के टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे, और काइंड ऑफ मैच द कॉलम आपसे करवा लिया जाएगा। अगर आप मैच द कॉलम नहीं कर पाए तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, 2 नंबर चले जाएंगे, और अगर गलत कर दिया तो आपको मालूम है क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें जो कुल होती है उसका मतलब होता है फैमिलीज, ग्रति होती है उसका मतलब होता है किन फोक्स। इसको जी भी पढ़ सकते हैं, ज्ञति या ज्ञति पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक्स में आता है। फिर वंशा मतलब होता है लिनेज। फिर पैट्रिलिनी क्या होता है, पैट्रिलिनी में होता है जो डिसेंडेंट होगा, मान के चलिए पिता की जो संपत्ति है या पिता की जो जायदाद है वो लड़के को मिलेगी। इस तरीके से पैतृक संपत्ति का जो मूवमेंट होता है वो फादर टू सन होता है। तो अगर बात करूं मैं कि एक आदमी के पास एक कुर्सी है, तो वो कुर्सी का ओनर उस आदमी के बाद उस आदमी का बेटा होगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा होगा, इस तरीके से पूरा सिस्टम चलने वाला है। मैट्रिलिनी में क्या होता है, जो डिसेंट होगा, डिसेंडिंग, जैसे मान के चलिए एक चेयर है एक मदर के पास, तो उसकी जो चेयर है वो उसके डॉटर के पास जाएगी, इस तरीके से चीज़ें चलती है। आज आगे आ जाए हम तो हम पढ़ते हैं किस तरीके से पैट्रिलिनी काम करता है, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके। ये जो चीज़ है कि लड़के को जायदाद या फिर लड़के को गद्दी मिलेगी, ये सिस्टम महाभारत से पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे माना जाता है कि काफ़ी पहले से जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेंट थी, और जो रिसोर्सेज हैं फैमिली के उनके ऊपर क्लेम सिर्फ सन का होता था। साथ में जो थ्रोन दिया जाएगा, जो राजगद्दी दी जाएगी, वो सबसे बड़े लड़के को दी जाएगी, एल्डेस्ट सन को दी जाएगी। और इस केस में, पांडव के केस में, वो युधिष्ठिर के हाथ में आती। और यही चीज़ मंजूर नहीं थी कौरवों को, इसी वजह से तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई इसीलिए हो रही थी क्योंकि कौरव चाहते थे
कि उनके पास राजपाट आना चाहिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। और ये जो पैट्रिलिनी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजपाट में ही या फिर राजाओं के घरों में ही पालन किया जाता हो इस चीज़ का, ब्राह्मणों के घरों में भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता था, और जो वेल्दी फैमिलीज हैं उनमें भी ये चीज़ फॉलो करी जाती थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैरिजेस के बारे में थोड़ा सा समझ लें। जो कुछ हमारे धर्मशास्त्र वगैरह हैं उनमें मैरिजेस के बारे में भी बताया है। मैरिजेस में एंडोगेमी होती है, जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिट होगा, जो मान के चलिए गोत्र जो होता है वो एक पर्टिकुलर यूनिट है, और गोत्र इसीलिए उसके जो हेड होंगे वो किसी सीर को मान लेते हैं। सीर या जो एक सेज होते हैं उनको मान लिया जाता है उस गोत्र का हेड, और वो जो गोत्र के हेड होंगे वो ऋग्वेद के कोई सेज या फिर कोई सीर होंगे। जैसे मान के चलिए कश्यप हो गए, या फिर और भी नाना प्रकार के गौतमी है, और भी बहुत सारे अलग अलग जो सेजेस हैं उनके हिसाब से गोत्र होता है। तो अगर ये गोत्र के अंदर शादी कर रहे हैं तो फिर उसको आप कहेंगे एंडोगेमी। गोत्र के बाहर शादी करते हैं तो उसको एक्सोगेमी कहते हैं। अगर एक मैन है, उसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं, तो उसको आप कहते हैं पॉलीगेमी, पॉलीगाइनी। और अगर एक वेमेन है और बहुत सारे उसके हस्बैंड हैं तो उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत के केस में जब द्रौपदी 5 पति रखती है, पांचाली कहते हैं उसको, जब वो 5 पतियों से शादी करती है, 5 मैन से शादी करती है, और शी हैज़ 5 हस्बैंड्स, तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको पॉलीएंड्री कहा जाएगा। और अगर मान के चलिए कोई और, जैसे हम कुछ जगहों पर पढ़ते हैं कि एक आदमी है उसने 4 शादियाँ करी, तो वो केस कौन सा हो जाएगा? वो पॉलीगाइनी का केस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। 8 प्रकार की मैरिजेस बताई हैं धर्मशास्त्र में। हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस नाम पता हो में तो बहुत अच्छा है। जैसे एक है ब्रह्म विवाह, फिर है आपका प्रजापत्य विवाह, अर्श विवाह, दिवा विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में लड़की को उठा के ले आए। गंधर्व विवाह में आप ट्रेडिशनल लव मैरिज जो होती है उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। दिवा विवाह में क्या होगा? फादर गिव्स हिज सन टू द प्रीस्ट। अब जो भी प्रीस्ट होगा उसको दे दिया जाएगा। इस तरीके के अलग अलग विवाह होते हैं, 8 प्रकार के, जो धर्म सूत्र में बताए गए। अब धर्म सूत्र और मनुस्मृति ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसमें कैसे सोशल बिहेवियर होना चाहिए, क्या नॉर्म्स होना चाहिए, ये लिखा गया है। हमें इतनी जानकारी हो बहुत है, हमें बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर का फला नंबर का पन्ने पे फला नंबर का जो श्लोक है उसका क्या मतलब है। गहराई में हमें नहीं जाना, हमें धर्म किस तरीके से धर्म सूत्र और मनुस्मृति लिखी है वो हमें पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिनके बारे में आपको पता हो। कुरु पंचाल और उसके आसपास के जो रीजन्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको मैप दिखाए थे, अभी भी आप थोड़े से मैप पे नज़र मारें, ये सारी जगहों को ध्यान से देखें। हम शुरू करें यहाँ से, तो यहाँ देखिए उज्जैनी, जो आज के समय मध्य प्रदेश में उज्जैन है, वहाँ का हो गया। बोधगया बिहार, फिर पाटलिपुत्र बिहार, वैशाली बिहार, कुशीनगर, यहाँ पे सारी जगह देखिए। लुम्बिनी आ गए, नेपाल आ गए आप। यहाँ पर ये बुद्धा का एरिया हो गया, शाक्य डायनेस्टी पूरा। अयोध्या आ गए, सारनाथ, वाराणसी, कौशाम्बी, वत्स। वत्स क्या था? एक महाजनपद, कुरु महाजनपद। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। हस्तिनापुर, जो आज का दिल्ली मान लीजिए, फिर इंद्रप्रस्थ। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस समय की। तो ये सारी चीज़ों पे आप थोड़ी सी नज़र मार लें। तो आगे हम गोत्र की बात कर रहे थे, अब गोत्र का फंडा समझिए। गोत्र में क्या हुआ? जो ब्राह्मण्स हैं उनने लोगों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट देखा वो उन्होंने देखा गोत्र। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गोत्र होता है वो किसी वैदिक सेज के नाम के ऊपर वो गोत्र को रख दिया जाता था। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें रूल होते थे कि जैसे विमेन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र जो है उसको अडॉप्ट कर लेंगी। और दूसरा रूल ये था कि अगर सेम गोत्र है तो वो 2 लोग मैरी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आपको एक्सोगेमी करना पड़ेगा, अपने गोत्र से बाहर शादी करनी पड़ेगी, आप एंडोगेमी नहीं कर सकते। अब इसका उलट होता है कि जो 7 बहनाज हैं, 7 बहनाज में मदर का जो गोत्र होता है उसको लिखा जाता है। मदर जो है वो अपने हस्बैंड, मतलब शादी होके जब आती है तो वो अपने हस्बैंड का गोत्र नहीं लिखती है। साथ में एक और चीज़ ये भी होती है कि 2 हस्बैंड और वाइफ दोनों का गोत्र एक जैसा, मतलब यहाँ पर केसेस ऑफ एंडोगेमी भी आपको देखने मिलते हैं। मतलब यहाँ पर किथ और किन्स के में भी मैरिज होती है, जो आपका एक गोत्र है उसके अंदर भी मैरिज देखने मिलती है, जो आज भी प्रिवेल करती है साउथ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे, आंध्रा में एज वेल एज तमिलनाडु में भी। तो ये कुछ रीजंस थे, इस तरीके से गोत्र पूरा चलता है।
सात बहनों में भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस चलती थी। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिलती है। अब हम बात करें किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस थे विद इन और जो एक कास्ट का फ्रेमवर्क था उसके बाहर। तो कास्ट के फ्रेमवर्क के अंदर और कास्ट के फ्रेमवर्क के बाहर किस तरीके की सिचुएशंस रहती थी। तो सीधी सी बात है, ये जो धर्म सूत्र आए या फिर ये जो धर्मशास्त्र आए, इन्होंने ऑक्यूपेशन को भी थोड़ा सा रिजिडिफाई कर दिया। रिजिडिफाई करने का मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है उनको सीधा काम करना है पढ़ाने लिखाने का। आप स्टडी कराएं, टिचिंग कराएं, वेदास की टीचिंग कराएंगे आप बच्चों को। उनको साथ में जो राजा है उसको सेक्रीफाइस परफॉर्म करना आप बताएंगे, कैसे सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है, गिफ्ट्स कैसे आप रिसीव करेंगे, ये सारी चीज़ें। क्षत्रिय का काम है एडमिनिस्ट्रेशन कराना, वॉरफेयर में जाके लड़ना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, सेक्रीफाइस करना, गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें। साथ में वेद ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण्स के लिए एज ए ऑक्यूपेशन था, क्षत्रिय के लिए मेजर ऑक्यूपेशन ये वॉरफेयर, प्रोटेक्टिंग पीपल और एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस था। वैश्य जो आपके थर्ड वर्ण में आते हैं उनका काम था एग्रीकल्चर एंगेज करेंगे, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो मर्चेंट का काम करते थे। और पेस्टोरलिज्म मतलब इस तरीके से वो जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेड करते हैं, पेस्टोरल लाइफ जीते हैं, हर्डिंग करेंगे एनिमल्स की, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। चौथे जो हैं वो शूद्रास है, जिनका एक ही ऑक्यूपेशन था कि बाकी ये जो तीन ऊपर है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन सब की सेवा करना। यू हैव टू सर्व द हायर वर्नास, ये शूद्र को काम दिया गया था। अब ब्राह्मण ने सबसे गजब की चीज़ ये की कि चलो भाई ये आपने सिस्टम बना दिया, ठीक है, एक रिजिड सिस्टम बना दिया आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस सिस्टम को वर्किंग कंडीशन में कैसे रखेंगे। कोई भी गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, XYZ आपने बना दी, मान के चलिए आपने फरारी बना दी, लेकिन आज आपने जो फरारी बनाई है वो 500 साल बाद तक चले, इसकी क्या गारंटी है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, और ब्राह्मण ने इसी सिस्टम को बनाया, और जिसकी वजह से आज भी आप देखें तो कास्ट इतना इम्पोर्टेंट सिचुएशन बन गया है, जिसकी वजह से हमें रिजर्वेशन से लेके इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं तो कितने क्राइम्स होते हैं, ऑनर किलिंग से लेके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं। यहाँ पर आप देखिए ब्राह्मण्स जो है वो वर्ण के ऑर्डर को असर्ट करते हैं एक बहाना देके, डिवाइन ओरिजिन। ये कहते हैं कि भाई ये जो हम भगवान के मुंह से, जो ब्रह्मदेव हैं उनके मुंह से हम निकले हैं, उसी तरीके से जो बाह है उनकी हाथ है उनसे क्षत्रिय निकले हैं। व्यापार के लिए अगर वैश्य है तो उनका अलग से ओरिजिन बता दिया, और पैरों से बता दिया कि शूद्र जो है वो पैरों से निकले हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक डिवाइन ओरिजिन बता दिया, जिस तरीके से यूरोप में भी होता था कि डिवाइन किंग का एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो किंग है उसको भगवान ने भेजा है रूल करने के लिए। इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है। और इसी से संबंधित एक कहानी है एकलव्य की, जो आपने सुनी होगी। एकलव्य की कहानी कुछ ऐसी है कि एकलव्य जाता है उन गुरु के पास जो गुरु थे अर्जुन के। उसकी कहानी दी गई है महाभारत में। कहानी कैसी थी उसमें आपको खुद अच्छे से मालूम है कि गुरु के पास ये जाते हैं, गुरु द्रोणा के पास ये जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आप तीरंदाजी सिखा दीजिए, आर्चरी सिखा दीजिए। द्रोण क्योंकि जो एकलव्य है वो नीची, या फिर आप कहें तो वो शूद्र को बिलोंग करता था, नीचे वर्ण में था, इसीलिए उसको मना कर देते कि नहीं हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। लेकिन एकलव्य बहुत ही एडमेंट था, वो जंगल में जाता है, मूर्ति बनाता है द्रोण की, और उसी को अपना गुरु मान के अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। एक दिन जैसे ही जो उसके एकलव्य के कपड़े खराब थे, वो जो खाल थी हिरण की वो पहना हुआ था, और उसके हाथ पैर में मिट्टी लगी थी, और उसकी चमड़ी जो थी वो काली थी। उसकी वजह से जो कुत्ता है पांडवों का वो जाके उनके ऊपर भौंकने लगता है। जैसे एकलव्य के ऊपर कुत्ता भौंकता है, एकलव्य 7 तीर मारता है और उस कुत्ते का मुंह सी देता है। ये कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। जैसे ही वो कुत्ता लौट के पांडवों के पास जाता है तो अर्जुन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कौन है ये तीरंदाज जिसने ये चीज़ की है। वो जाके अपने गुरु से पूछते हैं, द्रोण से, कहते हैं कि गुरु आपने मुझसे कहा था कि सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज तो मैं हूँ, लेकिन ये जो मेरे कुत्ते के साथ किया है मुझे लगता है ये मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज है। अब उस स्थिति में क्या होता है, द्रोण जाते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन है। उनको पता चलता है कि एकलव्य है। एकलव्य के पास जाके वो कहते हैं ठीक है तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो, और गुरु दक्षिणा में वो उसका अंगूठा मांग लेते हैं। और जैसे ही वो अपना अंगूठा देता है उसके बाद
वो उतनी अच्छी से उतनी तेज़ी से तीरंदाजी नहीं कर पाता और अर्जुन फिर से ही अनडिस्प्यूटेड किंग बन जाता है, हेड बन जाता है। तो अपनी लाइन बड़ी ना करके गुरु द्रोण ने दूसरे की लाइन को मिटा दिया। ये तरीके की हरकत करके उनने अर्जुन को फिर से इनविंसिबल बनाया। ये कहानी दी गई है किताब में, महाभारत में। हम बात करें वर्ण सिस्टम की, जो डिवाइन ओरिजिन वाली मैं बात कर रहा था कि ब्राह्मण जो है वो मुख से निकले हैं या फिर सर से निकले हैं ब्रह्म के, क्षत्रिय जो है वो बाहर से निकले हैं, इसलिए वो रूल करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे और लड़ाई करेंगे। वैश्य जो है वो थाइस से निकले हैं, इसलिए वो ट्रेड का काम करेंगे, मर्चेंट्स बनेंगे, फार्मर्स बनेंगे। शूद्र जो है वो पैर से निकले हैं, इसलिए मैनुअल लेबर करेंगे, वो बाकी के वर्णों को सपोर्ट करेंगे, सर्व करेंगे। और दलित जो है वो दबे कुचले हैं, जिनका काम है स्ट्रीट्स को क्लीन करना, उनको अनटचेबल कहते हैं। लेकिन ये गिनती यहीं नहीं रुकेगी, आप इसके नीचे भी आएंगे। अब इसके नीचे भी मैं आपको बताऊंगा। अनटचेबल तो एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, उसके भी नीचे जो सेक्शन आएगा उसका नाम, उसको आप कहेंगे पॉल्यूटेड। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है पॉल्यूशन का, और पॉल्यूटेड वाला कॉन्सेप्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कैसे ये सिस्टम चलने वाला है। अब देखिए, बात करी जाती है कि अगर राजा जो है वो क्षत्रिय नहीं है, नॉन क्षत्रिय किंग है अगर, तो और उनके वर्ण क्या होते थे इसके बारे में चर्चा करी जाती है। जैसे मौर्यंस जो हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और अशोक। इनके साथ दिक्कत ये आती है, कुछ कहते हैं क्षत्रिय हैं और कुछ कहते हैं कि ये लोअर वर्ण से बिलोंग करते थे, लोअर ओरिजिन के थे। इसी तरीके से जो सुंगास है वो ब्राह्मण है, कानवास जो है वो भी ब्राह्मण है। जो शाकाज है, शाकाज मलच्छ है, मतलब बारबेरियन है, बारबेरियन या इनको आउटकास्ट माना जाता था। और सातवाहना जो है वो ब्राह्मण है। अब सातवाहना ब्राह्मण है, आप देखिए सातवाहना ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रियों का काम करूंगा और क्षत्रियों के जो प्राइड है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। तो इस तरीके के अलग अलग सिचुएशंस भी आए जब किंग जो है वो क्षत्रिय नहीं थे। यहाँ पर आप देखिए सिक्कों में डिपिक्शंस दिया गया है, 4th सेंचुरी के सिक्के हैं, इसमें जो शाका रूलर्स हैं उनका डिपिक्शन दिया गया है। यहाँ पर स्टैंप पंचिंग करी गई है सिक्के के ऊपर। अब इसके आगे और बात आती है जाति की। जैसे जो ब्राह्मणिकल थ्योरी है जाति की, जैसे वर्ण के बारे में उन्होंने एक सिस्टम दे दिया कि वर्ण होंगे 4, ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य, फिर उसके बाद शूद्र। अब उसके अंदर भी उन्होंने और सब डिविजन्स तैयार कर दिए। अब ये वर्ण जो है इसमें और फर्दर जो सब डिविजन्स आए वो हो गए आपके जाति। अब इसने क्या हेल्प किया, इससे क्या हेल्प मिलती है ब्राह्मण्स को कि वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको बना के रख पाते हैं, उनकी जो पकड़ है वो बनी रहती है, दबाव जो है वो बना रहता है। साथ में आप देखें जो जाति पर्टिकुलर कोई एक ऑक्यूपेशन ले लें, कॉमन ऑक्यूपेशन अगर ले लें, तो वही जाति श्रेणी या गिल्ड में डेवलप हो जाती है, तब्दील हो जाती है। मान के चलिए गोल्ड स्मिथ की बात करें हम, तो वो स्वर्णकार हो जाएंगे। अगर आप मान के चलिए आयरन स्मिथ की बात करेंगे तो वो लोहार हो जाएंगे। इस तरीके से जो श्रेणियाँ हैं वो भी जाति के अंदर आ जाती है। फिर मान के चलिए अगर कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, वुड वर्क का काम कर रहे हैं, तो वो बड़े ही हो जाएंगे। इस तरीके से चीज़ें बढ़ने लगती हैं। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है मंदसौर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है मंदसौर, वहाँ पर इंस्क्रिप्शन मिलता है सिल्वर वीवर का, जो सिल्क वीवर्स हैं उनके गिल्ड का इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है। इस इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है, छोटी सी कहानी है कि ये जो है ये गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ से भाग के आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंदसौर का जो लोकल किंग था उसकी बेनेवोलेंस के बारे में, उसकी उदारता के बारे में बहुत इन्होंने सुना था, इसीलिए चाहते थे कि यहाँ आके ये बस जाएं। हम बात करें सोशल मोबिलिटी की, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। सोशल मोबिलिटी का अर्थ क्या है ये समझिए पहले। सोशल मोबिलिटी का सीधा अर्थ यह है कि सोसाइटी में क्षत्रिय से कहा है कि आप रूल करो, लेकिन क्षत्रिय जाके व्यापार करने लगे। ब्राह्मण से कहा है कि आप प्रीचिंग करो, आप वेद पढ़ाओ, लेकिन ब्राह्मण जाके रूल करने लगे। तो यहाँ पर आप देखें सोसाइटी में मोबिलिटी आ रही, मतलब जो सोसाइटी के अलग अलग वर्ण हैं या फिर जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो सिस्टम है उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है, मूवमेंट आ रही है। मृच्छकटिकम जो लिखी गई है शूद्रक के द्वारा 4th सेंचुरी में, यहाँ पर जो हीरो है, जो आपका प्रोटैगोनिस्ट है, उसका नाम है चारुदत्त। गजब की बात यह है कि चारुदत्त एक ब्राह्मण भी है और साथ में वो एक मर्चेंट भी है। मतलब दिक्कत यह है कि बाय बर्थ वो एक ब्राह्मण है
और आप देखें बाय प्रोफेशन या फिर बाय ऑक्यूपेशन वो कौन है, बाय ऑक्यूपेशन ही इज़ अ वैश्य। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इसी को आप सोशल मोबिलिटी कहते हैं। और इसी वजह से आप देखिए बहुत बार तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट को डिफाइन किया जाता था और बहुत बार बर्थ के बेसिस पे। लेकिन जब ये डिफरेंस रिजिडिफाई होने लगा तो दिक्कतें बनने लगी। जैसे मैंने आपको पहले भी 6th क्लास के डिस्कशन में बताया कि जब ऋग्वेदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड था, उस समय पे ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी कास्ट हुआ करती थी, ना कि आपके बर्थ के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये रिजिडिफिकेशन आता है, आप देखेंगे आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से ना होके आपके बर्थ के हिसाब से आपकी कास्ट हो जाती है। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर ही देख लीजिए, अगर आप बाय बर्थ आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण होंगे, और अगर मान के चलिए आप ऑक्यूपेशन कोई और करने लगे तो उससे आपकी कास्ट चेंज नहीं होगी। मतलब कास्ट का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रिजिडिफाई कर जाता है। इसके बाद आप देखें जो वर्ण है वो कहाँ पे थे, वो सामान्य जो जीवन है उसमें वर्ण थे, जो सोशल लाइफ है, जो विलेज लाइफ है उसमें वर्ण है। लेकिन जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में ड्वेल करते हैं, जो लाइफ जी रहे हैं हंटर्स की, निषादास, जो एकलव्य जो है, एकलव्य भी निषादास जो एक ग्रुप होता है उससे बिलोंग करते हैं, नोमैड्स या पेस्टोरलिस्ट हैं। ऐसे लोगों को जो ब्राह्मण्स है या जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है या जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है वो इनको राक्षस कहता था। तो ब्राह्मण जो है वो ऐसे लोगों को जो अलग हैं, अलग थलग रह रहे हैं, उनको राक्षस कहता था। और क्यों कहता था, इसके कारण ये है कि उनकी जो भाषा है वो अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है, वो नॉन संस्कृत भाषाएं बोलेंगे, मतलब वो संस्कृत नहीं बोलेंगे, और इसीलिए उनको मलिच्छस डिनोट कर दिया जाता था या उनको कहा जाता था ये मलच्छी हैं, मलच्छास हैं, इस तरीके से इनसे कह दिया जाता था। अब ये क्योंकि मेन फ्रेम सोसाइटी में तो इंटीग्रेटेड है नहीं, इस वजह से ये सारी इश्यूज होते हैं। इसके ऊपर भी कहानी है भीम और हिडिंबा की। आपको पता होगा कि पांडवास जो है जब वो वानप्रस्थ करते हैं, जब वो जंगल जाते हैं, जब उनको बाहर हस्तिनापुर से निकाल दिया जाता है, तब वो जाके जंगल में रात को आराम करते हैं और जो भीम है वो पहरा देता है। भीम पहरा देता है उस समय पर एक राक्षसनी जिसका नाम हिडिंबा था और उसका भाई, दोनों जाते हैं, पहुंचते हैं, और भीम को जैसे ही हिडिंबा देखती है तो हिडिंबा भीम के पीछे दीवानी हो जाती है। हिडिंबा जाके अपना भेष बदल के भीम को प्रपोज करती है और भीम डिनाई कर देता है, और तभी हिडिंबा का भाई आके भीम के ऊपर हमला कर देता है। भीम उसको मार डालता है और बाद में हिडिंबा जो है वो उसकी बीवी बन जाती है, और जिससे एक बच्चा भी होता है जिसका नाम था घटोत्कच। सही मायने में देखा जाए तो राक्षस जो है, राक्षस कहीं उनके बड़े सींग या बड़े बड़े दांत नहीं हुआ करते थे। वो अगर जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो नॉर्म्स बनाए थे, उनने जो बिहेवियर बनाया था, जो सेट ऑफ लाइंस ड्रॉ करी थी, उनको फॉलो नहीं करते थे। उनका जो लाइफस्टाइल था वो अलग था, उनकी जो बोली थी वो अलग थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि जो अनटचेबल्स हैं उनके नीचे भी एक श्रेणी आती है, एक कैटेगरी आती है जिसको आप कहते हैं पॉल्यूटेड। अब पॉल्यूटेड क्यों माना जाता है, वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये कॉप्स को हैंडल करते हैं, डेड बॉडीज को हैंडल करते हैं। हो सकता है जानवर की या इंसान की, ये सारा काम ये करते थे और इनको चंडालास कहा जाता था। ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे चंडालास, ये पॉल्यूटेड काम माना जाता था। आप डेड बॉडी को हैंडल कर रहे हो इसीलिए ये पॉल्यूटेड काम माना जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इनसे कहा जाता था कि आपको जो ऑर्नामेंट्स आप पहनोगे वो लोहे के होने चाहिए। साथ में जो कपड़े हैं, जो भी मरा आदमी है उसके आप कपड़े पहने, जो यूटेंसिल्स फेंक दिए जाते हैं उनको आप यूज करें। इस तरीके से ऑस्ट्रेसाइज करा जाता था। अब एक और चीज आप देखें, जो चंडालास हैं वही एग्जीक्यूशनर्स का काम करते थे। आपने पिक्चरों में देखा होगा जो फांसी लगाने में जो एक लीवर दबाना पड़ता है या फिर गला काटना पड़ता है, उसके लिए जो बंदा डिफाइन करा जाता था, जिस बंदे को वो काम दिया जाता था, वो भी चंडालास में ही आता था। ये 5th सेंचुरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो फाइन है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रैवलर है, वो भी इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि जो चंडालाज हैं इनको रात को निकलने नहीं दिया जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू मूव एट नाइट। साथ में इनको अगर निकलना है स्ट्रीट से, किसी गली से अगर वो निकलेंगे तो उनको ताली बजा के निकलना पड़ेगा ताकि लोग उनसे दूर हो जाए। तालियां बजाते हुए ये दूर निकलते हैं। इस तरीके का ये पूरा सिस्टम था।
और यही हुनसांग भी हमें बताते हैं 7th सेंचुरी में, जो चाइना से ट्रैवल करते हैं इंडिया, वो भी हमें बताते हैं कि जो एग्जीक्यूशनर का काम है, स्कैवेंजर्स का काम है, ये सारे जो काम किए जाते हैं ये किए जाते हैं चांडालास के द्वारा। ये सारी चीज़ें चांडालास के बारे में पता चलती हैं और तभी हमें एक और आउटलुक भी देखने मिलता है। ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ये जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स हैं, इसके उलट आप देखें बोधिसत्वा की एक कहानी है, बोधिसत्वा की एक स्टोरी है, जातक कथा है, जिसका नाम है मतंग जातक। अब मतंग जातक क्या है इसको समझिए। होता कुछ ऐसा है कि एक बार बोधिसत्वा मतंग जातक, मतलब इस समय बोधिसत्वा जन्म लेते हैं चंडाल के रूप में। अब ये चंडाल के रूप में जन्म तो लेते हैं, ये वाराणसी में एक घर में पैदा होते हैं जो चंडालों का काम किया करते थे। एक दिन मतंग रहता है उसका नाम, वो पहुंचता है वाराणसी में, जो शहर है उसकी गलियों में, और वहां पर एक लड़की को देखता है। जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो लड़की कहती है कि अरे मैंने कुछ गंदा देख लिया है, क्योंकि इतने पोल्यूटेड माने जाते थे, और वो अपने आंख धोने लगती है। सारे लोग उस लड़की की चीख सुनते हैं तो वो आते हैं और इस बच्चे को बहुत मारते हैं। बाद में ये क्या करता है, बाद में ये वहीं पर उसी लड़की के घर के बाहर पड़ा रहता है, और बाद में सब लोग मिलके वो लड़की इस मतंगा को दे देते हैं। मतंगा सोचता है, समझता है चीज़ों को, और वो एक सीर बन जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है, और बाद में उस लड़की से शादी करता है, और फिर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था माधव। अब माधव एक ऐसा लड़का था जो बचपन में ही वेद याद कर चुका था। बचपन में ही उसको वेद पूरे याद हो गए थे। इसके अलावा हर दिन वो 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। एक दिन मतंगा उसके पास आता है और मतंगा आके कहता है कि भाई साहब मुझे भी खाना दे दो, और तब माधव बोलता है कि तुम मुझे आउटकास्टेड लग रहे हो, पोल्यूटेड लग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छू सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता हूँ। इस तरीके की बात करता है माधव। उसके बाद मतंगा इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया था, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल हो गया था कि मतंगा माधव को समझाने का प्रयास करता है। बाद में माधव यही बात जाके अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है। बाद में मतंगा को खाना दिया जाता है और फिर जाके मतंगा माधव को माफ़ करता है। सही मायने में मतंगा यही कहना चाह रहा था कि खाने की ज़रूरत उसको है जिसका पेट खाली है, ना कि उसको है जिसका पेट भरा है या जिसका पेट रोज भरता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट या इस तरीके की बात भी रखने का प्रयास किया कि जो आपके पोल्यूटेड कास्ट या अनटचेबल जिसको आप समझते हो, उसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो चीज़ कोई और लेके जा रहा है। काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से और भी जातक कथाएं हैं, रूरू जातक है, छदंत जातक है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलता है। अब हम बात करें रिसोर्सेस और स्टेटस की। आप देखिए मनुस्मृति में कहा जाता है कि जो पिता की संपत्ति है उसको जो लड़के हैं उनमें बांट दिया जाएगा, जो सन है उसमें बराबरी से बांट दिया जाएगा, और सबसे बड़े जो लड़का है उसके लिए कुछ स्पेशल दिया जाएगा, उस एल्डर सन के लिए कुछ स्पेशल शेयर दिया जाएगा। महिलाएं जो हैं, जो विमेन हैं, वो फादर के शेयर पे कोई अपना क्लेम नहीं दे सकती हैं। उनको अगर कोई गिफ्ट मिला है शादी के समय पे, या फिर मान के चलिए उनको और किसी प्रकार का गिफ्ट मिला है, तो वो उसको रख सकती हैं, और उस गिफ्ट को स्त्री दान कहा जाता है। स्त्री दान याद रखें, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, प्रीलिम्स में पूछ लेंगे मैच द कॉलम में। तो स्त्री धना क्या है? स्त्री धन, स्त्री का धन, औरत का धन जो है वो चीज़, इसको कहते हैं स्त्री धन। ठीक है। जनरली जो वेल्दी वेमेन होती थी, पावरफुल वेमेन होती थी, उनके पास फिर भी ज़मीन जायदाद या फिर जानवर होते थे, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो विमेन को पावर या फिर विमेन को प्रॉपर्टी रखने का कोई हक नहीं था सही मायने में। और अगर उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती भी है तो ऐसा दिखाया गया था या ऐसा लिखा गया था मनुस्मृति में या धर्म सूत्रों में कि वो अगर प्रॉपर्टी बढ़ा भी रही अपनी, तो अपने हस्बैंड की कंसेंट के बिना ये नहीं करना है। ये चीज़ बताई जाती है यहाँ पर। अब एक चीज़ समझिए इकोनॉमी की, सबसे गजब की बात बताता हूँ मैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपने इंजीनियरिंग की, आप इंजीनियरिंग करके एक एमएनसी में नौकरी करने लगे। ठीक है। एक आदमी है जिसने 8वीं पढ़ी है, अब 8वीं पढ़ने के बाद वो एक चाय की दुकान पे काम कर रहा है। आप कहेंगे कि तुम नहीं पढ़े ना, तुम 8th क्लास के आगे पढ़े नहीं, अगर तुम पढ़ते, बढ़िया 12वीं करते, बढ़िया आदमी बनते, बी कर लेते, तुम भी एमएनसी में आ जाते। मैं एमएनसी में आ गया तो मैं अपनी मेहनत से आया, लेकिन यहाँ सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है।
यहाँ खेल ये है कि आपके फादर आपको बीई कराने तक अफोर्ड कर पाए, खर्चा उठा पाए, आपका जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए, लेकिन इसकी फैमिली में इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि इसको 8वीं के बाद पढ़ा पाए। और यही सिनेरियो आता है, आप देखेंगे जो राजा हैं और जो प्रीस्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो धनाढ्य होते जा रहे हैं, वो धनवान होते जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी तो सारी इन्हीं के हाथ में है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये बैटल्स लड़ रहे हैं और ये पूरे गिफ्ट्स ले रहे हैं, ये सेक्रीफाइसेस करा रहे हैं, तो सारा पैसा इनके पास आता है। अब इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो शूद्र हैं वो पहले ही गरीब हैं, लेकिन वो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो वहीं फंसे रह जाते हैं और गरीबी के चंगुल में और जकड़ते जाते हैं। बुद्ध जो है वो इस चीज़ को समझते हैं, ये जो इनफ्लेक्सिबल नेचर है सोसाइटी का, इसको समझते हैं। उनका अलग तरीके का अप्रोच था इस सारी चीज़ों को लेके। इसी वजह से आप देखिए बहुत सारे जो शूद्रास हैं वो भी बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, बुद्धिस्ट बन जाते हैं। यहाँ पर एक कहानी भी दी गई है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, जो मध्यम निकाय है, मध्यम मतलब मध्यम निकाय जो है, ये जो है मध्यम निकाय को आप मध्यम निकाय भी पढ़ सकते हैं। उसमें एक कहानी दी गई है, बात करी जाती है एक राजा की। एक राजा और एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में चर्चा होती है। उसमें जो राजा है और बुद्धिस्ट मॉन्क है बातचीत करते हैं, तो बुद्धिस्ट मॉन्क उनसे पूछता है कि राजा, अगर किसी शूद्र के पास बहुत धन आ जाए तो क्या आप उससे सम्मान से बात नहीं करेंगे? तो राजा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तब जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो बताता है कि अगर एक शूद्र अमीर हो जाए तो आप देखिए वो और शूद्रों को नौकरी पर रख सकता है जो उसके लिए जी हुजूरी करेंगे। किसी क्षत्रिय को भी वो नौकरी पर रख सकता है, ब्राह्मण को भी नौकरी पर रख सकता है, ब्राह्मण से वो सेक्रीफाइस भी करवा सकता है। तब क्या आप उसको सम्मान नहीं देंगे? अगर आप किसी और वर्ण के आदमी को, अगर वो धनवान है तो सम्मान देंगे, तो आप किसी शूद्र को भी अगर वो धनवान होगा तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो असल में पूरी बात जो है, ये जो रिजिड सिस्टम ऑफ वर्णा है या फिर जो ये जो जाति का एक रिजिड सिस्टम था, उसको एस्केप करने का, एस्केप वेलोसिटी या फिर जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको चाहिए वो आपको मिलती है इकोनॉमी से, अगर आपके पास पैसे की ताकत हो। अगर आप वेल्दी हैं तो इस चीज़ को आप बाहर निकल सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड जो है वो पैसा है। ये तरीके, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर आपने देखा एक आउटलुक क्या आया कि आपके पास अगर पैसा है तो आप बाहर निकल सकते हैं, आपको फिर रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में। अब एक और ऑल्टरनेट सिनेरियो के बारे में देखते हैं, दूसरे एंगल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमिलकम जो हमने बात की थी, चोला, चेरा और पांड्या के जो इलाके हैं जहाँ पर संगम लिटरेचर हुआ था, वहाँ की बात बताई जाती है। तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पोएम लिखते हैं बार्ड्स, उनको काफ़ी जनरसली सर्व किया जाता है, उनको खाने पीने रहने हर चीज़ के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। यहाँ पर उसको सही नहीं माना जाता था जो कंजूसी करता था। यहाँ पर जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई किया जाता था। ये कहते थे कि अगर आदमी के पास पैसा है, आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, आप ही को वो रिसोर्सेज देने भी पड़ेंगे। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आपको वो रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, बांटने पड़ेंगे। इस चीज़ के बारे में बात करी जाती है। साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा रूसो वोल्टेयर के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसी तरीके की बात यहाँ की जाती है कि लोग खुद अपना राजा चुनते हैं। पीपल देमसेल्फ चूज अ किंग हु शुड बी इलेक्टेड। उसके बाद वो रूल भी करेगा, अपने हिसाब से चीज़ें चलाएगा, सारा काम जो करेगा वो किंग करेगा, लेकिन ऑन द कंसेंट, ऑन द राइट्स गिवन बाय द पीपल। इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी आपको देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से है, बहुत पहले इसका ओरिजिन हो गया था इंडिया में, और बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमको इसका बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म देखने मिलता है। लेकिन ये चीज़ जो है, ये आइडियाज़ जो है वो पहले से ही देखने मिल रहे हैं। बात करें जो हिस्टोरियंस हैं वो किन किन कॉन्टेक्स्ट में किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का एनालिसिस करना है तो उसमें अगर वो टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है तो उन अलग अलग लैंग्वेजेस के हमें चीज़ें समझनी होगी। हमें ये समझना होगा कि अगर ये इस लैंग्वेज में लिखा है तो उस समय पे क्या ये लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल भी बोलते थे। मान के चलिए कोई किताब संस्कृत में लिखी है, फिर हम पता करेंगे कि उस समय सामान्य जन क्या बोला करते थे। अगर वो प्राकृत बोला करते थे तो उससे हमें समझ में आता था कि ये जो इसकी रीच है इस किताब की, ये कम है,
सिलेक्टिव लोग इसको पढ़ सकते हैं और इससे हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता चलता था। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आप देखिए क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म प्रिवेल करते थे, क्यों इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े, क्योंकि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था है या उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी अलग थी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से सामान्य जन इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ नहीं पाते थे। सामान्य जन जो है वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, संस्कृत का मतलब नहीं समझ सकते। जो भी है ब्राह्मण समझेगा, ब्राह्मण इंटरप्रेट कराएगा और आपको सिर्फ चुपचाप से उस चीज़ को सुनना है और फॉलो करना है। लेकिन बुद्धिज़्म और ज़्यादा रैशनल अप्रोच रखता था। सामान्य जन की भाषा में किताबें लिखी गई जो आदमी पढ़ सकता है, समझ सकता है और खुद उनको इंटरप्रेट कर सकता है। ये एक मेजर डिफरेंस बन जाता है, जिसकी वजह से आप देखिए दूसरे रिलीजन्स भी डेवलप होते हैं। जैसे बात करें आप महाभारत की, तो महाभारत की जो भाषा है वो संस्कृत है और सामान्य तौर पर जो एनालिसिस हुआ है, ये जो स्टडी मैंने आपको बताई कि 47 साल की जो स्टडी है उसमें संस्कृत महाभारत को लिया गया। इवन दो अगर आप देखें तो महाभारत जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में आपको देखने मिलेगी। किसी भी चीज़ में, किसी भी किताब में जनरली दो प्रकार की चीज़ें ऐड करी जाती है। जैसे अगर आप एक स्टोरी फॉर्मेट में देखें कोई चीज़ को, तो उसमें आपको एक मिलेगा जिसमें दिया जाएगा आपको कहानी, दूसरे में आपको दिया जाएगा हिदायत, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, जिसको आप प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं अंग्रेजी में। महाभारत में आपको दोनों चीज़ें देखने मिलेगी, नैरेटिव देखने मिलेगा, कहानी देखने मिलेगी कि हाँ भाई ठीक है, पांडव है, कौरव है, पांडव ने कहा कि मुझे अपना ज़मीन दे दो, मुझे अपनी इतनी जायदाद दे दो, तुम इतनी रख लो, या फिर मुझे अपनी राजगद्दी दे दो, जो भी बात हुई। फिर यहाँ से डिसएग्रीमेंट हुआ, फिर उन्होंने कहा ठीक है, सी यू इन कुरुक्षेत्र, फिर वहाँ कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है। बीच में कॉन्सेप्ट वो भी आता है कि ये जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और वहाँ से ये जो चौसर का खेल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हार जाते हैं। इतिहास एक शब्द है, इतिहास मतलब होता है दस इट वॉज, ऐसा था, वो ऐसा था, काइंड ऑफ। वो चीज़, इसी से ये हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री का जो नाम है, हिस्ट्री को आप हिंदी में इतिहास कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो घटना हो गई है उसकी चर्चा की जाती है। तो मैं आपसे बात कर रहा था महाभारत की, कि महाभारत में दो चीज़ें हैं, एक है कंटेंट और जिसको आप कहते हैं नैरेटिव, जिसमें कहानी है, दूसरे में है प्रेस्क्रिप्शन, जिसको आप कहते हैं डायडेक्टिव्स। डायडेक्टिव्स जिसको डिएडेक्टिव्स कहेंगे, जिसमें हिदायत दी गई है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। सीधे हाथ पे फिर पिक्चर देखें। इस पिक्चर में कृष्ण कन्हैया अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब धर्म संकट में अर्जुन फंस जाता है कि सामने भी जिन पे मैं बाण चलाऊंगा वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर ऑल्सो माई किथ एंड किन्स, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कृष्ण। और ये चीज़ आपको इस पिक्चर के द्वारा देखने मिल रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि महाभारत जो है उसमें नैरेटिव भी है और साथ में डायडेक्टिव भी है। यहाँ पर आप देखें महाभारत जो है वो वेद व्यास के द्वारा, जो सेज व्यास है उनके द्वारा ये लिखी गई थी, उनके द्वारा ये ट्रेडिशनली कहा जाता है इसका कंपोजिशन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में इसमें 10,000 वर्सेस थे और जिसमें सिर्फ नैरेटिव था, सिर्फ नैरेटिव, उसमें सिर्फ कहानियाँ थीं। लेकिन बाद में 1,00,000 वर्सेस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें डायडेक्टिव्स भी जुड़ जाता है। और जब डायडेक्टिव जुड़ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन जुड़ जाएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए थे, वो सोसाइटी के लिए थे, ताकि लोगों को चीज़ें समझ में आ पाए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टिव्स क्या है और नैरेटिव क्या है। अब कुछ बातें करी जाती हैं कि किस तरीके से किन किन फेजेस में महाभारत को डेवलप किया होगा। जैसे कि फर्स्ट फेज जो था 5th सेंचुरी BC का, इसमें क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने महाभारत लिखना शुरू किया और उसी समय कुरु और पांचाला जो है किंगडम्स का समय था। ये जो पीरियड है ये पंचाला और कुरु का जो किंगडम्स है उनका फेज था। सेकंड फेज में आप देखते हैं जो विष्णु वर्शिपर्स है या विष्णु का जो पूजन है वो बढ़ जाता है, विष्णु का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से आप देखते हैं कृष्ण जो है वो इम्पोर्टेंट एंटिटी बन जाते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं महाभारत के भी, क्योंकि जो विष्णु है उनको कृष्ण के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। आखिरी फेज में आप देखते हैं डायरेक्टिव्स आते हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस बिल्कुल मनुस्मृति से रिजेम्बलेंस खाते हैं। मनुस्मृति में जो चीज़ें लिखी गई थी कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, जो रूल बुक तैयार की गई थी, वही रूल बुक के जो आइडियाज़ हैं वो आपको महाभारत में देखने मिलते हैं।
और इससे ये समझ में आता है कि ये चीज़ जो है ये बाद में ऐड करी गई थी, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस हैं वो 1 लाख हो जाते हैं। अब इसके साथ में आप देखें बहुत सारी जगहों पर रिसर्च भी हुआ, आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स भी निकाली गई, जिससे हमें समझ में आ पाए कि जो महाभारत की घटना है ये सच है या नहीं। इससे हमें कोई राब्ता नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आर्कोलॉजिकली आप ये देख लें कि बिल्डिंग्स कैसी थी, हाउसेस कैसे थी, इतना बहुत है हमारे लिए। यूपीएससी में हमसे बिल्डिंग्स के बारे में नहीं पूछेगा। एक और कॉन्सेप्ट है पॉलीएंड्री, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है कि एक महिला और उसके हस्बैंड ज़्यादा हो सकते हैं, उसको आप पॉलीएंड्री कहते हैं। तो द्रौपदी के केस में पॉलीएंड्री, इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपने सुनी भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो पॉलीएंड्री का कॉन्सेप्ट है ये उस समय प्रिवेल करता होगा, ये हमें इस कहानी से समझ में आता है कि जो एलिट सोसाइटी थी उसमें पॉलीएंड्री प्रिवेल करता था। तो पॉलीएंड्री जो है वो आज भी आप देखेंगे कुछ हिमालयन रीजन्स में प्रिवेल करता है, और इससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है कि जो विमेन है उनकी शॉर्टेज होगी इस समय। अब शॉर्टेज है अगर, इसी वजह से पॉलीएंड्री हो रहा है, तो ये एक प्रैक्टिकल रीज़न हो गया कि महिलाओं की कमी होने की वजह से 5 जो लोग हैं, 5 मर्दों की शादी एक महिला से हो रही है। और ये जो क्रिएटिव लिटरेचर्स होती है, ज़रूरी नहीं है सही मायने में ये जो असल सोसाइटी है उसका रिफ्लेक्शन दे, ये चीज़ भी आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोनों ही बातें हमें समझ में आ गई कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इसके आगे आप देखें तो ये पूरी कहानी है कि किस तरीके से महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। महाभारत जो है उसको वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा गया है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, और अलग अलग लैंग्वेज में इसके अलग अलग एडिशंस हैं। आप देखिए बहुत सारे एपिसोड्स जो है उनके स्कल्पचर्स भी आपको देखने मिलते हैं, पेंटिंग्स भी आपको देखने मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी महाभारत के ऊपर आपको बहुत से प्लेस, डांस और बहुत सारे नरेशंस नाना प्रकार के पूरे देश में और कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी आपको देखने मिलते हैं। तो एक तरफ आप देखिए इसको वाइडली सर्कुलेट करा जाता है, अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग भाषाओं में इसको सर्कुलेट किया जाता है, डांस भी परफॉर्म किया जाता है, नरेशंस भी होते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर को लेके, इस पर्टिकुलर राइटिंग को लेके, महाभारत को लेके, साथ में इसके साथ प्लेस और डांसेस तो होते ही हैं। स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स भी आपने बहुत जगह देखी होंगी। इंपॉर्टेंट टाइमलाइन पे अगर नज़र मारें, सबसे पहले आप देखें 500 BC, यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि अष्टाध्यायी लिखी जाती है पन्निनी के द्वारा, जो कि ग्रामर है संस्कृत की ग्रामर। 500 से 200 BC के बीच में आप देखते हैं मेजर धर्मसूत्र जो है, धर्मसूत्रा जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो लिखी जाती है। 500 से 100 के बीच में बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है त्रिपिटकास वो तैयार हो जाती हैं, और 500 से 400 CE के बीच में, कॉमन एरा के बीच में, रामायण और महाभारत लिखी जाती है। 200 BC से 200 कॉमन एरा तक आप देखें मनुस्मृति का कॉम्पोजिशन कंपाइलेशन होता है, मनुस्मृति लिखी जाती है, और जो तमिल संगम लिटरेचर है उसका कॉम्पोजिशन और कंपाइलेशन होता है। 100 कॉमन एरा में देखें, 100 कॉमन एरा में चरक और शीर्षित जो आयुर्वेद के मास्टर्स माने जाते हैं, ये मेडिसिन पे काम करते हैं। 200 कॉमन एरा के बाद, मतलब जीसस के जन्म के 200 साल बाद, आप देखते हैं पुराणास को कंपाइल करा जा रहा है। 300 कॉमन एरा में आप देखें तो क्या हो रहा है, नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने लिखी थी उसके बारे में बात करी जाती है, ड्रामेटोलॉजी के बारे में बात करी जा रही है। धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र आते हैं 300 से 600 के बीच में, और 400 से 500 के बीच में आप देखते हैं यहाँ पर संस्कृत में प्लेस लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं कालिदास के द्वारा। मैथमेटिक्स पे काम होता है, एस्ट्रोनॉमी पे काम किया जाता है आर्यभट्ट के द्वारा, और वरम मेहिर जो है वो भी काम करते हैं मैथमेटिक्स में। साथ में जैन धर्म से संबंधित जो कंपाइलेशंस हैं वो भी तैयार करे जाते हैं प्राकृत भाषा में। इसके अलावा दूसरा जो टाइमलाइन है इसके बारे में हम देखें तो 1919 से 1966 तक में ये प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन होता है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का। 1973 में आप देखें तो JAB वैन ब्यूटेनन ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं इस क्रिटिकल एडिशन का। इस क्रिटिकल एडिशन का कंपाइलेशन होता है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, और ये अधूरा रह जाता है 1978 तक ये लिखते हैं, उसके बाद कोई और इसको शायद फॉलो करता होगा, कंप्लीट करता होगा। तो यहाँ पर थी हमारी चर्चा, हमने थीम नंबर 3 की बात की। थीम नंबर 3 में कहानियाँ ज़्यादा थी और UPSC स्टफ कम था, स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा चर्चा करी गई थी। तो अब बात कर लें हमारे सवालों की। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
स्लाइड को पॉज करें और परंपरा अनुसार इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं जवाब बना लिया होगा। सवाल है, मंदसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ। कौन से गिल्ड, कौन सी श्रेणी की बात करती है मंदसौर इंस्क्रिप्शन? तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी डिस्कस किया था। सिल्क वीवर्स की बात करती है जो गुजरात से आते हैं और गुजरात से आके मंदसौर में बस जाते हैं। दूसरा सवाल है, फैमिलीज आर यूजुअल पार्ट ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स और टू यूज अ मोर टेक्निकल टर्म। अब रिलेटिव्स हैं, उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म है? पैट्रिलिनी क्या है? बाप की जो जायदाद है लड़के को मिल जाएगी। मैरिज क्या है? शादी है। पॉलीगैमी क्या है? बहुत सारी शादी। पर्टिकुलरली पॉलीगैमी में क्या होगा? एक हस्बैंड, बहुत सारी वाइफ। तो यहाँ पर आंसर होगा किन फोक्स, जो आपके किथ एंड किन्स हैं, चाचा नाना बाबा है, वो आपकी फैमिली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। तीसरा सवाल जैसा है, थर्ड सवाल जो है आपका मैच द कॉलम वाला, ऐसे सवाल यूपीएससी पूछ लेता है पर्टिकुलरली एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में। तो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में इस तरीके से सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों के लिए आपको तैयार रहना है। महाभारत क्या है, फिर उसके बाद धर्मसूत्रास क्या है, फिर सूत्र पिटका क्या है, फिर द्रौपदी। अब द्रौपदी पॉलीएंड्री से संबंधित है, ये सीधा सीधा है। फिर हम बात करें महाभारत क्या है। महाभारत में रिश्तेदारों की कहानियां हैं, घर घर की लड़ाई बताई गई है। दो कज़न जो है कौरव और पांडव, वो एक दूसरे से लड़ते हैं। उसके बाद आप देखें धर्मसूत्रास क्या है, ये मनुस्मृति से संबंधित है। सुत पिटका क्या है, इसमें सुत से बहुत सारे सुत जो है वो कंपाइल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैच द कॉलम भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पर चर्चा खत्म होती है हमारी थीम नंबर 3 की। मिलते हैं आपके साथ थीम नंबर 4 पे।